मेरा नाम स्वाति है। हम 3 बहनें हैं। एक मेरे से बड़ी है और एक मेरे से छोटी बहन है। हमारा कोई भी भाई नहीं है। मेरी बड़ी बहन चंचल की शादी के वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी, क्योंकि चंचल दीदी की शादी पापा ने 18 साल की उम्र में ही तय कर दी थी। हम दोनों बहनों की उम्र में 3 साल का फर्क था। उसकी शादी के वक्त हम सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में यह अरमान जाग उठा था कि मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी और मजे करूंगी। दीदी की शादी का 1 साल गुजर गए थे, लेकिन मैं अभी तक उनके घर नहीं जा सकी थी। पूरे 1 साल बाद दीदी हमारे घर पर आई थी। जीजू उनका बहुत ख्याल रखते थे। 10 दिन हमारे साथ गुजार कर दीदी वापस अपने ससुराल चली गई। महीने बाद दीदी ने फोन पर बताया कि वो प्रेग्नेंट है, और ये खबर सुनकर मैं और मेरी छोटी बहन और मम्मी पापा बहुत खुश हुए। बहुत दिनों बाद हमारे घर कोई ऐसी खुशखबरी आई थी, लेकिन चंचल दीदी बहुत ज्यादा परेशान थी और वो मम्मी से कह रही थी कि वो अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही है। तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने का कहा है। ये सुनकर मम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मम्मी ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं शाम को स्वाति को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के जाने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और ये तुम्हारे घर के कामकाज भी करा देगी। अगले दिन जीजू मुझे लेने के लिए आए और मैं उनके साथ उनके घर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ उनके ससुर जी रहते थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी मुझे देखकर बहुत ही खुश हुई। दीदी के घर आए 4 दिन हो गए थे। जीजू मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। सारा घर मैंने संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहाकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा थी और मैं पसीने से भीग गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैंने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन अचानक से मेरी नजर रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई साया मुझे नजर आया और मुझे यकीन हो गया था कि कोई छुपकर मुझे देख रहा था। वो मेरे होश उड़ा देने वाली बात थी। मैंने जल्दी से अपना कपड़ा पहना और भागती हुई कमरे से बाहर आ गई और दीदी के कमरे में जा पहुंची। वहाँ दीदी और जीजू बिस्तर पर लेटे थे। मैं जल्दबाजी में दस्तक देना भूल गई थी। उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें कैसे बताते कि मुझे किसी का साया महसूस हुआ है। मैंने यूं ही बात बना दी कि मैं दीदी से दूध का पूछने के लिए आई थी। दीदी कहने लगी तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होगा मैं गौतम से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नजर दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर घूम रहे थे और मुझे ही देख रहे थे। मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देखते हुए कहने लगे तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो। उनकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह की कोई बात कर सकते हैं। मैं घबराकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी तभी जीजू किचन में चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज जैसे मेरे गले में ही दम तोड़ गई थी और मैं कुछ भी कह नहीं सकती थी, मगर उन्होंने मुझे छोड़ने के बजाय मुझे कस के पकड़ लिया और कहने लगे तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमसे नजर हटाने का भी दिल नहीं करता है। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को उनसे छुड़वाया और भागकर सीधा अपने कमरे में आ गई। जो भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आकर कहने लगे कि तुम नहाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी, मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह के घटिया इंसान है। मैंने रोते हुए उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगे कि मैं बस प्यार और मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया मैं भागते हुए वॉशरूम में चली गई और खुद को लॉक कर दिया। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वो तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले थे। पता नहीं कब से उनकी नजर मुझ पर थी। कुछ टाइम बाद वो ऑफिस चले गए। मैंने सोच लिया था अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। वो परेशान होकर मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना क्यों रो रही हो। मैंने दीदी से छुपाया था क्योंकि उनकी हालत अभी ऐसी नहीं थी कि जीजू के बारे में इतनी बड़ी बात उनसे बताती। इसलिए मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली है। फिक्र ना करो, शाम में मैं गौतम के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी जोरदार चीखने की आवाज आई। मैं फौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी स्वाति तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और बहुत मजबूरी में मैंने रुकने का फैसला किया और दीदी से कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र न करो, मैं आपके साथ हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और मुझे गले से लगा लिया। जीजू भी शाम को ऑफिस से वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ये सुनकर वो भी बहुत परेशान हो गए और मुझसे कहने लगी कि अपने दीदी के लिए दूध गर्म करके ले आओ। मैं किचन में जाकर दूध गर्म कर रही थी। एक बार फिर से जीजू किचन में आ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैंने उनको धक्का दिया और गुस्से से कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब है, आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकत कर रहे हो। लेकिन उनको मेरी
मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ और वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे और मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी आवाज पर दीदी आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत का सोचे बिना ही मैंने उन्हें जीजू का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नजर मुझ पर डाली और दूसरी नजर जीजू पर और उनसे कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक लड़की को काबू नहीं कर सकते। इसने इतने दिनों से तुम्हें अकेला नचाया हुआ है, तुम अब तक कुछ नहीं कर पाए। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने हैरानी से दीदी से पूछा कि आप ये क्या कह रही हो। दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैं हैरानी से दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी, मेरी बात गौर से सुनो, मैं गौतम का सारा सच जानती हूँ। जो कुछ गौतम तुमसे चाह रहा है वो तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठकर खड़ी हुई और मैंने दीदी से कहा कि आप कैसी बातें कर रही हो। क्या आपके पति है ये मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। आप कैसे इस इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकते हो जो आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नजर जमाए बैठे हैं। मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें गौतम के साथ वो सब कुछ करना होगा जो वो तुमसे चाहता है, वरना ये कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप ऐसी बातें कर रही हो, आप पेट से हो और जीजू बाप नहीं बनेंगे मतलब। मेरी बात सुनकर दीदी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, ना ही मैं गर्भवती हूँ और ना ही मैं कभी माँ बन सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम मुझे और गौतम को एक बच्चा दे सको। गौतम किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहता है, उन्हें अपना बच्चा चाहिए और इसके लिए मेरे पास इससे ज्यादा आसान रास्ता नहीं था और मैं किसी औरत को अपनी सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती हूँ। इसलिए हमने फैसला किया कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान करूंगी। वैसे तो मैं गौतम से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी और गौतम की जिंदगी में बच्चे की कमी पूरी कर दो। मैं तो अब तक जीजू को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने के लिए मेरी बहन ने मेरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ दिया और उससे कहा कि मुझे घर वापस भेज दो, लेकिन मेरी बहन ने एक नहीं मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के बिस्तर पर भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो गौतम मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे और उसका इल्जाम मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देगी और मैं सारी जिंदगी अपने मम्मी पापा को अपने किरदार की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़ाने के लिए शोर शराबा करने लगी। तभी मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल कर आए। उन्होंने फौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़ाया और उन्होंने मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दिया कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो पुलिस को फोन कर देंगे। मैंने जीजू के पापा के फोन से अपने घर फोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। मेरे पापा मुझे लेने आ गए। उन्होंने मेरी बात पर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दिए। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई थी और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो गौतम के पापा मेरी आवाज सुनकर मुझे बचाने आ गए थे। इस बात को कई साल गुजर गए हैं, दीदी के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं रहा। एक बात मुझे समझ आ गई थी कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और जीजू को अपना भाई समझकर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया था वो बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती थी पर वो इस प्यार के काबिल नहीं थी। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।